हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम जो डी ब्रॉगली इक्वेशन हमने कल पढ़ी थी, हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस और उसकी इक्वेशन वगैरह पढ़ी थी, उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उस हाइपोथेसिस को और जो हमने इक्वेशन डिराइव करी थी जो कि थी हमारी लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी, वो किस तरह से वेरीफाई होती है। ठीक है, तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में बेसिकली हमने क्या कहा था, मैं वापस से थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ कि डी ब्रॉगली ने कहा था कि जो जिस तरह से आइंस्टीन ने कहा था कि लाइट है वो ड्यूअल नेचर दर्शाती है, पार्टिकल नेचर भी दर्शाती है और वेव नेचर भी दर्शाती है, उसी तरह से डी ब्रॉगली ने कहा था कि जो मेटल होता है, ठीक है, पदार्थ जो होता है वो भी ड्यूअल नेचर दर्शाता है, वो भी पार्टिकल और वेव फॉर्म में मिलता है। जैसे कि कोई भी मटेरियल है उसके वो जिस कणों से बना हुआ है वो कण जो है वो ड्यूअल नेचर दर्शाते हैं। जैसे कोई परमाणु हो गया, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह, तो ये भी ड्यूअल नेचर या ड्यूअल नेचर मतलब कि पार्टिकल या वेव नेचर दर्शा सकते हैं। और कल जो हमने पढ़ा था उसमें हमने जो है इलेक्ट्रॉन को कंसिडर किया था, किसी भी मैटर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कंसिडर करते हुए हमने इक्वेशन डिराइव करी थी यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। ठीक है, अब जो ये इक्वेशन डिराइव करी थी इसका वेरिफिकेशन भी जरूरी है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमने वेरीफाई किया है यहाँ पे। और वो एक्सपेरिमेंट जो किया था वो सबसे पहले जो है डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट था। यहाँ पे डेविसन, ये जो एक्सपेरिमेंट है वो किया था और जर्मर ने, इसलिए इसे डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, डेविसन और जर्मर ने किया था। अब जो इसने डेविसन और जर्मन ने एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था, देखो पहले तो यहाँ पे डायग्राम में देख लो फिर मैं बताती हूँ आगे। उसने क्या कहा था, जो गरम, उसने कहा कि कोई गरम तंतु है, ये जो हमारा दिख रहा है आपको, ठीक है, ये हमारा कोई गरम तंतु है। इस गरम तंतु से क्या होगा, इस गरम तंतु से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। ये जो गरम तंतु है इससे इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे और जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे वो किसी पोटेंशियल से होकर गुजरेंगे। ठीक है, किसी पोटेंशियल से होकर गुजरेंगे तो एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन वो प्राप्त करेंगे और इलेक्ट्रॉन बीम की तरह यहाँ से पास होंगे और जाके स्ट्राइक कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे एक निकल क्रिस्टल दे रखा है, यहाँ पे ये स्ट्राइक करते हैं। तो अभी जो वेरिफिकेशन कर रहे हो इक्वेशन के थ्रू, वहाँ यहाँ तक आने की जरूरत नहीं है, पहले यहीं पर देखते हैं कि एक फिलामेंट है, ठीक है, एक कोई हॉट फिलामेंट है जिसको हमने बैटरी से जोड़ दिया है। हॉट कैसे होगा, ये किसी बैटरी से जोड़ देंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये जो फिलामेंट है, तंतु है, ये गर्म होगा और गर्म होके ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट करेगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हमने चुंबक लगा रखे हैं और इसको जो है आगे इलेक्ट्रिसिटी बैटरी से जोड़ रखा है इसको भी, तो ये क्या करता है, यहाँ पे विद्युत जनरेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या होगा, यहाँ पे दोनों साइड पे पोटेंशियल जनरेट होगा और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास करेगा, ठीक है, एक तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, एक तो हमारे इलेक्ट्रॉन पे क्या है, चार्ज है, और जैसे ही ये यहाँ से बीच में से पास होगा, यहाँ पे वोल्ट भी अप्लाई हो जाएगा, एक पर्टिकुलर वोल्ट भी अप्लाई हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज और ये वोल्ट जो है वो होके क्या करेंगे, इसको एक्सेलरेट करेंगे। इस इलेक्ट्रॉन जो ये यहाँ से मूव कर रहा है इसके मूवमेंट को एक्सेलरेट करेंगे, बहुत तेजी से ये इलेक्ट्रॉन अब आगे बढ़ता है। तो जब ये आगे बढ़ता है उस टाइम पे इसकी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, जो किसके बराबर होगी, जो बराबर होगी ये जो वोल्ट, जो आपने जितनी पोटेंशियल अप्लाई किया है, वोल्ट और जो इलेक्ट्रॉन है उसके चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ से अब जो है हमें इक्वेशन देखनी है। आपको मैं यहाँ इसके बाद क्या होता है वो बाद में बताऊंगी, पहले यहाँ पे इक्वेशन जो यहाँ से निकली है वो देखते हैं, उसके थ्रू जो है वेरिफिकेशन हो जाएगा और कुछ पॉइंट्स जो है वेरिफिकेशन के वो आगे देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ये है हमारा v स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या है, वेग है, ये कितने वेग से ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो निकालना है, इलेक्ट्रॉन कितने वेग से आगे बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा v e बाय m नीचे आ जाएगा।
ठीक है, और ये जो हाफ है ये 2 है, ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो गया। ओके, अब सॉरी ये v स्क्वायर था, स्मॉल v है ये, ठीक है, स्मॉल v। ओके, तो ये v स्क्वायर था। अब जो है ये v है, ये इस पे स्क्वायर है, इस पे आएगा, यहाँ पे होगा, शिफ्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसके रूट में आ जाएगा, ठीक है, कैपिटल V, जो कि विभवांतर को बता रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल को बता रहा है, ठीक है, और ये m, फाइन। अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिंपल सा लिख सकते हैं ना रूट को इस तरह से कि पावर हाफ। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है कि ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकली है, इलेक्ट्रॉन की बीम निकली है, ये वेव फॉर्म में निकली है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर देखो वेव फॉर्म में निकलेगी तभी ही उसकी कोई ना कोई वेवलेंथ होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय एम, जो कि हमारी डे ब्रॉगली इक्वेशन थी, ठीक है, यही हमारी डे ब्रॉगली इक्वेशन थी। ओके, तो यहाँ पे इसको जो है वो पुट करेंगे हम, तो हमें यहाँ पे वैल्यू क्या मिली है, वैल्यू मिली है हमारी हमें v, ये ले जाके इक्वेशन हमें कहाँ पे पुट करनी है, v की वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, इस लैम्डा इज इक्वल टू h बाय एम वी में हमें पुट करनी है। तो करो पुट, यहाँ पे देखो क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय m, और ये v की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2v e बाय m का पावर हाफ। ये हाफ m, ये हाफ किस पे, इस m पे भी है, तो हाफ m से हाफ m कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, हाफ m ही बचेगा, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से लिख लेंगे, यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे लैम्डा इज इक्वल टू h बाय, अब ये भी m यहाँ पे क्या है, हाफ ही है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2v e m की पावर हाफ। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ये है हमारा प्लांक्स कांस्टेंट, ये है हमारा पोटेंशियल जो कि वोल्ट में दे रखा है, ठीक है, ये है हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन है मतलब उस पर चार्ज है कोई ना कोई, ठीक है, और ये जो है इलेक्ट्रॉन का मास है m यहाँ पे। तो प्लांक्स की वैल्यू में, प्लांक्स कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू पता है, इलेक्ट्रॉन का मास भी कांस्टेंट होता है वो भी पता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भी कांस्टेंट है वो भी पता है, पर कितना वोल्ट यहाँ पे जनरेट हुआ है, कितना पोटेंशियल लगा है, वो हमें यहाँ पे पता नहीं है। और अगर वो पता हो जाए, ये वोल्ट पता चल जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वेवलेंथ निकाल सकते हैं उस बीम की जो यहाँ से गुजरी है, जो यहाँ से गुजरी है बीम इलेक्ट्रॉन की, उसकी वेवलेंथ बता सकते हैं अगर हमें वोल्ट पता हो। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, और ये देखो और सिंप्लीफाई कर देते हैं, सारा जो पोटेंशियल की सारे जो कॉन्स्टेंट्स है उसकी वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पे, तो ये पुट कर देते हैं हम प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ओके, उसके बाद जो है 2 यहाँ पे एज इट इज आएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, फिर इसका जो है मास क्या होता है, मास होता है 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। वोल्ट हमें अभी पता नहीं है, ठीक है, तो ये हम एज इट इज रखते हैं। ओके, ये इसकी पावर में क्या था, हाफ था। अब क्या करना है आपको, जितना भी ये वैल्यू है इसको क्या कर दो, आप कैलकुलेट कर दो। यहाँ तक आपको पता नहीं है पर ये सारी वैल्यूज आपको पता है, तो इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो वापस से क्या कर सकते हो, देखो ये इसको बाहर रख सकते हो एज इट इज, ठीक है, इसको यहाँ इतना बाहर रख सकते हो और इस पे लगाओ हाफ, क्योंकि हाफ तो पूरे पे है और ये जो है वोल्ट वाला हाफ बाहर रहेगा। तो अब इस पूरे को जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो बचेगा क्या, पीछे हमारे बचता है यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो आती है 12.26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, और नीचे क्या था, वोल्ट की वैल्यू थी, वोल्ट का हाफ, और ये वैल्यू आती है आपकी मीटर में। ओके, अब देखो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे अगर आप, मैं इसको थोड़ा सा और करूँ, ये चलो ये वैल्यू आती है, ठीक है, एक मिनट सही से लिख लेते हैं इसको। ओके, ये लैम्डा की वैल्यू।
अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि अगर आपके पास वोल्ट की वैल्यू हो, यानी कि आपको पता हो कि आपने कितना पोटेंशियल दिया है, कितना पोटेंशियल वहां पे लगा है, तो आप आराम से जो है उस इलेक्ट्रॉन की बीम जो यहाँ से पास हो रही है, इस डायग्राम में देखो यहाँ से पास हो रही है, उस इलेक्ट्रॉन की बीम का जो है वेवलेंथ पता कर सकते हो। और अगर यहाँ पे लगा हुआ पोटेंशियल आपको पता है और आप उसकी वेवलेंथ पता कर सकते हो, तो इससे प्रूव होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव फॉर्म में निकले हैं। तो यही तो डी ब्रोगली कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव फॉर्म में भी निकलते हैं, वेव फॉर्म में भी होते हैं, और पार्टिकल में तो होते ही, वो तो हमें पता ही है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल फॉर्म में होते ही है, पर यहाँ पे हम ये प्रूव कर रहे हैं कि ये वेव फॉर्म में भी होते हैं, तभी इसकी कोई ना कोई वेवलेंथ यहाँ पे है। ठीक है, तो ये तो मैथमेटिकली हमने प्रूव कर दिया कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैथमेटिकली हमने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव फॉर्म में भी होते हैं। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसी एक्सपेरिमेंट्स में, वो देखते हैं कि यहाँ पे जो आपको ये पूरा एक्सपेरिमेंट दिख रहा है ना, यहाँ तक की ही बात की है, और यहीं के बेसिस पे हमने जो है वो एक तो पॉइंट यहाँ पे सिद्ध कर दिया है कि वेव फॉर्म में होता है, पर इसके आगे भी कुछ पॉइंट है। देखो यहाँ पे जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन की बीम इस निकल क्रिस्टल के पर स्ट्राइक करती है, ठीक है, इस निकल क्रिस्टल के सरफेस पे स्ट्राइक करती है यहाँ पे, तो उसके बाद जो है यहाँ पे ये बीम डिफ्रैक्शन शो करती है। क्या डिफ्रैक्शन शो करती है? विवर्तित हो जाती है। और ये विवर्तन जो है वो एक ही केस में होता है, जब हम किसी सॉलिड क्रिस्टल की सरफेस पर अगर एक्सरे को डाल दें, क्रिस्टल की सरफेस पे एक्सरे को डाल दें, तो वो क्रिस्टल जो है एक्सरे को डिफ्रैक्ट करता है, तो वो क्रिस्टल जो है वो एक्सरे को डिफ्रैक्ट करता है। अगर वेव फॉर्म वाली एक्सरे को हम क्रिस्टल पे डालते हैं, तो उस केस में ही ये क्रिस्टल से डिफ्रैक्ट होती है एक्सरे, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बीम डाली है और वो भी डिफ्रैक्ट हो रही है। ठीक है, तो उससे एक चीज और सिद्ध होती है कि यहाँ पे आने वाली बीम जो है इलेक्ट्रॉन की, वो वेव फॉर्म में आई है, पार्टिकल की फॉर्म में नहीं आई है, क्योंकि डिफ्रैक्शन सिर्फ उसी केस में होता है जब एक्सरे जो है वो वेव फॉर्म में क्रिस्टल पर गिरती है, जहाँ पे ब्रेग्स की जो इक्वेशन है वो भी आपको अगर पता हो, तो ब्रेग्स की इक्वेशन में यहाँ पे लिखती हूँ 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये ब्रेग्स की इक्वेशन होती है। क्या होती है ब्रेग्स की इक्वेशन? जैसे यहाँ पे आपने पूरा ये जो सिस्टम बनाया है, ये किस लिए बनाया? इलेक्ट्रॉन की बीम को इस क्रिस्टल पर स्ट्राइक करने के लिए बनाया। ठीक है, वैसे ही क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बीम जनरेट नहीं की जाती है, एक्सरे जनरेट की जाती है और उसको यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन होता है, और डिफ्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पे आपको एक डिफ्रैक्शन वाला एंगल देखने को मिलता है, जो कि ये 50 डिग्री एंगल पे डिफ्रैक्ट हुई है। और वो डिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पे आपका एक मूवेबल कलेक्टर होता है, वो क्या करता है, इसको जो है कलेक्ट कर लेता है और उसको आगे गैल्वेनोमीटर से स्टडी करता है कि कितना पार्ट जो है वो डिफ्रैक्ट हुआ है। ठीक है, तो उस बेसिस पे फिर पता चलता है कि हमारे पास कितना पार्ट जो है एक्सरे का वो डिफ्रैक्ट हुआ है। वो केवल उसी केस में होता है जब एक्सरे हमारे किस फॉर्म में हो? वेव फॉर्म में हो, क्योंकि यहाँ पे देखो ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो है अलग चीज है, पर यहाँ पे एक्सरे डाली होती तो वो उस केस में भी आपको जो इक्वेशन मिलती वो ये मिलती 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब यहाँ पे भी देखो ब्रेग्स इक्वेशन है, ये सुन लो ध्यान से, ये ब्रेग्स इक्वेशन है, जब एक्सरे डाली जाती है किसी क्रिस्टल की सरफेस पे उस टाइम पे भी यहाँ पे लैम्डा मिलता है, यानी कि वेवलेंथ मिलती है। सिंपल सी बात है, वेवलेंथ है तो हम वेव की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट, इस डिफ्रैक्शन के पैटर्न से भी या इस डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन की वजह से भी एक चीज तो क्लियर होती है कि यहाँ से जो बीम इलेक्ट्रॉन की आई है वो वेव फॉर्म में इस निकल क्रिस्टल पर स्ट्राइक की है, जिस वजह से निकल क्रिस्टल्स की सरफेस से ये इलेक्ट्रॉन बीम जो है डिफ्रैक्ट हुई है। उसके बाद जो है यहाँ पे भी बिल्कुल एक्सरे की तरह ही आप ब्रेग्स इक्वेशन जो है वो डिराइव कर सकते हैं, 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। एन यहाँ पे जो है वो होल नंबर होता है, एन यहाँ पे होल नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, तो एन यहाँ पे आपका होल नंबर होता है। ये मैं बता रही हूँ, आप लिख लेना, नोट कर लेना नोटबुक में। ठीक है, ब्रेग्स इक्वेशन में लिख लेते हो, यहाँ पे थोड़ा इजी रहेगा। ओके,
इन केस ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन। ठीक है, अगर एक्सरे डाली होती तो एक्सरे डिफ्रैक्शन के केस में हमें ब्रेग्स इक्वेशन मिलती है, ब्रेग्स इक्वेशन मिलती है। ओके, जो कि किसके बराबर होती है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा के बराबर होती है। और वो n किसके बराबर होता है, वो n हमेशा होल नंबर होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से भी प्रूव होता है कि ये आने वाली इलेक्ट्रॉन की बीम कैसी थी, वेव फॉर्म में थी। तो यहाँ पे इस तरह से जो है हम बता सकते हैं कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में जो इलेक्ट्रॉन को वेव फॉर्म में बताया है वो बिल्कुल सही है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। ये तो हो गया डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के सारे पॉइंट्स क्लियर यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं थोड़ा करके। ठीक है, तो वो वापस से वही रिपीट है यहाँ पे। डेफिनेशन में एक बार बोल देती हूँ। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ अ मूविंग पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी। सिंपल कह रहा है कि एक ही समय में एक ही टाइम पर आप किसी भी मूवेबल पार्टिकल की जो है वो पोजीशन और उसका जो मोमेंटम है वो बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो पता नहीं कर सकते, पूरी तरह निश्चितता के साथ आप नहीं बता सकते एक ही टाइम पर कि इसकी पोजीशन और मोमेंटम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप हाइजेनबर्ग के लिए इक्वेशन देखेंगे तो वहां पे ये आएगा डेल एक्स डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई। h यहाँ पे क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। यहाँ पे डेल एक्स क्या है, पोजीशन में चेंज है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है उसमें अनसर्टेनिटी को बताता है डेल एक्स। यहाँ पे डेल पी जो है वो सर्टेनिटी इन मोमेंटम को बताता है कि मोमेंटम में किस तरह से अनसर्टेनिटी है, और एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को शो करता है। एक ही टाइम पे आप बिल्कुल नहीं बता सकते एग्जैक्ट एक्स की वैल्यू और एग्जैक्ट पी की वैल्यू, एक ही टाइम पे आप नहीं बता सकते, यही कहा था हाइजेनबर्ग ने। ठीक है, इसको जब हम कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है आपको, इस तरह से लिख सकते हैं कि ये लगभग बराबर होती है, पूरी तरह से नहीं, लगभग बराबर होती है h बाय 4 पाई के। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता ही होगा कि लीनियर मोमेंटम की वैल्यू हमने क्या बताई थी, जब डी ब्रॉगली पढ़ा था तब वहां पे भी बताया था कि जो लीनियर मोमेंटम होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, mv के बराबर होती है। तो m तो इलेक्ट्रॉन का मास है जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्या कहूँ, डेल p निकालना हो मुझे, तो ये तो कांस्टेंट है, तो चेंज किस में हो सकता है, वेलोसिटी में ही चेंज हो सकता है, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। ओके, तो इस तरह से इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो अगर देना चाहे आप तो उसको दे सकते हैं हम। ये देखो एक्सप्लेनेशन में हम कह रहे हैं कि आप बिल्कुल नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम एक ही टाइम पे क्या है। अगर आप बताना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपके पास कोई ऐसा माइक्रोस्कोप होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म पार्टिकल्स को देख सकता हो, तभी आप उसकी पोजीशन को देख सकते हैं। ठीक है, और फिर आप उसे देख सके, और देखना कब पॉसिबल होता है, हम जैसे कि हम भी देखते हैं तो उस देखने में क्या होता है, परावर्तन की क्रिया होती है, वहां पे हमारे देखने में भी क्या होता है, परावर्तन की क्रिया होती है। प्रकाश जो है वो किसी सब्सटेंस पे गिरता है और वापस से परावर्तित होता है। ठीक है, उस वजह से हमें वो चीज दिखाई देती है, परावर्तन के कारण होती है ये चीज। इसी तरह से हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी हमें पता करनी है, तो पहले तो हमें उसे देखना पड़ेगा, और देखने के लिए जरूरी है कि उस इलेक्ट्रॉन में परावर्तन की क्रिया हो। और परावर्तन की क्रिया कब होगी, जब उस पर कोई वेव डाली जाएगी, कोई
प्रकाश डाला जाएगा, लाइट डाली जाएगी, और लाइट भी कैसी होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट होनी चाहिए। और वो वेवलेंथ कैसी होनी चाहिए, अब इलेक्ट्रॉन इतना सूक्ष्म है तो वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, बहुत ही कम वेवलेंथ की, बहुत ही ज्यादा कम वेवलेंथ की लाइट हमें यहाँ पे जरूरी होगी। अब हम कह रहे हैं कि ये देखो जो वेवलेंथ होती है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के, ठीक है। तो जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी ही कम एनर्जी होगी, और जितनी कम वेवलेंथ होगी किसी भी लाइट की उतनी ही उस लाइट की एनर्जी बहुत हाई होगी। तो इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए परावर्तन करवाना पड़ेगा, परावर्तन करवाने के लिए किसी वेवलेंथ की लाइट इस पे डालनी पड़ेगी, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है तो बहुत ही कम वेवलेंथ की लाइट नेसेसरी होगी। और जब बहुत ही कम वेवलेंथ की लाइट या फिर किसी भी फॉर्म में डालो, फोटोन की फॉर्म में डालो, अगर वो बहुत ही कम वेवलेंथ है, ठीक है, तो उस लाइट की जो एनर्जी है, उस विकिरण की जो एनर्जी है वो बहुत हाई होगी। और सिंपल सी बात है, अगर वो एनर्जी बहुत हाई हुई तो वो इलेक्ट्रॉन से टकराते ही इलेक्ट्रॉन में को एक्सेलरेट कर देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन से वो वेवलेंथ, पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट टकराई, वो अपनी एनर्जी पास करेगा इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फटाफट से वहां से मूव कर जाएगा। तो एक बार के लिए अगर आप माइक्रोस्कोप से देख के पता कर भी लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, पर उसी टाइम पे आप जो है उसका मोमेंटम चेक नहीं कर सकते कि इसका मोमेंटम कितना है, क्योंकि वो इतना फास्ट हो जाता है कि हम उसे आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ से भी प्रूव होता है कि हाइजेनबर्ग ने जो कहा था वो बिल्कुल सही बात है। आप मोमेंटम और पोजीशन इलेक्ट्रॉन की एक टाइम पे पता नहीं कर सकते। वैसे हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए था, या फिर साइंटिस्ट के हिसाब से क्या, कि ये जो बोर मॉडल है ना, बोर मॉडल मैंने कल भी बताया था, बोर मॉडल कहता है कि एक पर्टिकुलर जो है ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है घूमता रहता है, ठीक है। अब ये घूमता रहता है तो बोर ने कहा चलो इसी में घूमना चाहिए ये इलेक्ट्रॉन, पर एग्जैक्टली यहाँ पे जैसे ही आप इसको पोजीशन चेक करने के लिए लाइट डालोगे तो ये इसी जो है वो ऑर्बिट में घूमता नहीं रहेगा, वो अपनी जो है पोजीशन चेंज कर लेगा, कहीं और निकल जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसी पाथ में घूमना चाहिए था इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बोर तो यही कहता है कि इसी में घूमेगा, पर नहीं, एक्चुअल में अगर हम इसे चेक करने की कोशिश करेंगे तो ये अपना पाथ बदल देगा इलेक्ट्रॉन, और फिर आप पता ही नहीं कर सकते कि हमारा इलेक्ट्रॉन किधर है, ठीक है, तो कितने मूवमेंट से गया है। तो ये भी एक वजह है कि हाइजेनबर्ग जो कहता है वो लगभग एक्सपेरिमेंटली जो है वो प्रूवन है कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और उस वजह से बोर भी यहाँ पे फेल हो जाता है। बोर की जो हाइपोथेसिस थी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है एक ऑर्बिटल में और वो घूम रहा है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, तो यहाँ पे हाइजेनबर्ग ने जो कहा है उस हिसाब से, तो फिर आपने कैसे बता दिया कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ है और वो घूम रहा है, कि आप बता ही नहीं सकते कि एक ही टाइम पे इलेक्ट्रॉन कहाँ है और उसकी वेलोसिटी क्या है, दोनों चीजें नहीं बता सकते, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बोर की हाइपोथेसिस भी यहाँ पे बोर का जो मॉडल है वो यहाँ पे फेल हो जाता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अगर देखे और वैलिड बने तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।